Good morning. मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुरवा से हूँ। पिछली क्लास में हम सेमेस्टर 6 के लिए DSC 3 पेपर में लैंगिक भेदभाव अथवा लैंगिक असमानता के विषय पर चर्चा किए थे। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया जाना है, जिसका शीर्षक महिला सशक्तिकरण है। आज के समय में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है, खास तौर से पिछड़े और प्रगतिशील देशों में, क्योंकि उन्हें इस बात का काफ़ी बाद में ज्ञान हुआ कि बिना महिलाओं के तरक्की और सशक्तिकरण के देश की तरक्की संभव नहीं है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उसके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती है। वास्तविक रूप में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि औरतों के अंदर क्षमता को समझते हुए उन्हें उनके फैसले खुद करने देने का अधिकार है। इसे इंग्लिश में वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। औरतों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। यह दिनांक 5 मार्च को मनाया जाता है, जिससे कि पूरे विश्व को पता चल जाता है कि कोई भी महिला बेचारी नहीं, बल्कि आदि शक्ति जगदम्बा का ही एक रूप है। इस महिला सशक्तिकरण का मुख्य कारण यह है कि औरतों पे हो रहे अत्याचारों को रोका जाए और औरतों को उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए। और हमें यह भी समझना होगा कि यदि हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें औरतों को पूरा मान सम्मान देना चाहिए और उनके अधिकारों को उनसे नहीं छीनना चाहिए। यदि साधारण तरीके से बताएं तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि महिलाओं को अपनी ज़िंदगी का फैसला करने की पूरी आज़ादी देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना जिससे कि वे समाज में अपना स्थान बना सके। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्य 5 कारण हैं। पहला, महिलाओं में आत्ममूल्य की भावना जगाना। दूसरा, उन्हें उनके निर्णय के लिए आज़ादी देना और उनके अधिकार से अवगत कराना। तीसरा, हर जगह उन्हें पुरुष के बराबर समान अधिकार दिलाना और संविधान में भी एक सही जगह बनाना। चौथा, चाहे घर हो या बाहर हो, उन्हें अपने मन चाहे तरीके से काम करने की आज़ादी देना। और पांचवा है, अधिक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को आगे तक ले जाने में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें ये बताना। वास्तविक रूप में महिला सशक्तिकरण की मूल अवधारणा यह हो सकती है कि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा विभिन्न है, जैसे औरतों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और मानसिक रूप से मजबूत बनाना। कुछ समय पूर्व विश्व आर्थिक मंच की तरफ से ग्लोबल जेंडर इंडेक्स नामक एक आयोजन किया गया था, जिसमें सभी राष्ट्रों की लैंगिक समानता को दर्शाया गया और वहां भारत का 79वां स्थान था, जिससे ये साबित हो जाता है कि अभी भी हम कितने पीछे हैं और यदि हम लैंगिक समानता नहीं कर पाए तो हमारे देश का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। इन्हीं सब का अवधारणा को लेते हुए महिला सशक्तिकरण पे पूरा जोर देने की आवश्यकता है और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की जा सकती है। भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि सामाजिक मापदंड प्रमुख
बाधाएं हैं। पहला, सामाजिक मापदंड। पुरानी और रूढ़िवादी विचारों के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। उन्हें चार दीवारियों में कैद रहना पड़ता है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आज़ादी नहीं होती है। इस तरह के वातावरण में रहने के कारण महिलाएं खुद को पुरुषों से कमतर समझने लगती है और अपने वर्तमान सामाजिक आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम अर्थात बौने साबित होती है। दूसरी बाधा कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण भी है। कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी बाधा है। निजी क्षेत्र जैसे कि सेवा उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, शैक्षणिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यह समाज में पुरुष प्रधानता के वर्चस्व के कारण महिलाओं के लिए और भी समस्याएं उत्पन्न करता है। पिछले कुछ समय में कार्य क्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़नों में काफ़ी तेजी अथवा वृद्धि हुई है और पिछले कुछ दशकों में लगभग 170% देखने को वृद्धि मिली है। महिला सशक्तिकरण की प्रमुख बाधा लैंगिक भेदभाव भी है। लैंगिक भेदभाव के संबंध में पिछले कक्षा में बताया गया है। भारत में अभी भी कार्यस्थलों महिलाओं के साथ लैंगिक स्तर पर काफ़ी भेदभाव किया जाता है। कई सारे क्षेत्रों में तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। इसके साथ ही उन्हें आज़ादीपूर्वक कार्य करने या परिवार से जुड़े फैसले लेने की भी आज़ादी नहीं होती है और उन्हें सदैव हर कार्य में पुरुषों की अपेक्षा कमतर ही माना जाता है। इस प्रकार के भेदभाव के कारण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दशा बिगड़ जाती है और इसके साथ ही साथ यह महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की एक और मूल बाधा है जो भुगतान में असमानता के संबंध में है। भुगतान में असमानता। भारत में महिलाओं को अपने समकक्षों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है और असंगठित क्षेत्रों में यह समस्या और भी ज़्यादा दयनीय है। खास तौर से दिहाड़ी मजदूर वाले जगहों पर तो यह सबसे बदतर है। समान कार्य को समान समय तक करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम भुगतान किया जाता है और इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य के सशक्ति असमानता को प्रदर्शित करते हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तरह समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद भी पुरुषों की अपेक्षा कम ही भुगतान दिया जाता है। इसके अलावा अशिक्षा भी एक मूल कारण है। महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण में काफ़ी बड़ी बाधा है। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में लड़कियां शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले में वह काफ़ी पीछे है। भारत में महिला शिक्षा दर 64.6% है, जबकि पुरुषों की शिक्षा दर 80.9% है। काफ़ी सारी ग्रामीण लड़कियां जो स्कूल जाती भी है, उनकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाती, वह 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाती। महिला सशक्तिकरण के संबंध में बाल विवाह भी एक प्रमुख कारण है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में सरकार द्वारा लिए गए प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह जैसी कुरीति को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है, लेकिन 2018 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट द्वारा पता चलता है कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियां की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। जल्द शादी हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रुक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से
वयस्क नहीं हो पाती है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध कई प्रकार के हैं जो महिला सशक्तिकरण की मूल बाधा है। भारतीय महिलाओं के विरुद्ध कई सारे घरेलू हिंसाओं के साथ दहेज, ऑनर किलिंग और तस्करी जैसे गंभीर अपराध देखने को मिलते हैं। हालांकि यह काफ़ी अजीब है कि शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा आपराधिक हमलों का अधिक शिकार होती हैं। यहाँ तक कि कामकाजी महिलाएं भी देर रात तक अपनी सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं करती। सही मायनों में महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और पुरुषों की तरह वह भी बिना भय के स्वतंत्र रूप से कहीं भी आना जाना कर सके। कन्या भ्रूण हत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाले सबसे बड़ी बाधा में से एक है। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ लिंग के आधार पर होने वाली भ्रूण हत्या से है, जिसके अंतर्गत कन्या भ्रूण का पता चलने पर बिना मां के सहमति के ही गर्भपात करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों में स्त्री और पुरुष लिंगानुपात में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। महिला सशक्तिकरण के यह दावे तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक हम कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को मिटा नहीं पाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रमुख भूमिकाएं रही हैं। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्ज्वल योजना, स्पॉट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, महिला सशक्तिकरण केंद्र तथा पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। जिस तरह से भारत सबसे तेजी आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें महिला सशक्तिकरण के इस कार्य को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही देश में लैंगिक समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है। भारत में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो 1948 में लागू हुई। यह अधिनियम पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच मजदूरी में भेदभाव या उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। दूसरा है खान अधिनियम और कारखाना अधिनियम। यह खान अधिनियम जो 1952 में तथा कारखाना अधिनियम 1948 में लागू हुई। इन दोनों अधिनियम में यह प्रावधान है कि महिलाओं को 7 बजे से 6 बजे के बीच काम पर नहीं लगाया जा सकता और इसके साथ ही काम के दौरान उनकी सुरक्षा और कल्याण की भी ध्यान रखना अनिवार्य है। तीसरा अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में लागू हुआ। इसके द्वारा एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान है। इसमें महिला और पुरुष दोनों को तलाक और विवाह के संबंध में समान अधिकार दिए गए। चौथा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू हुआ, जिसमें माता पिता की संपत्ति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए हैं। अर्थात यदि लड़की चाहे तो वह अपने पिता की संपत्ति का हक बांट सकती है। पांचवा, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के द्वारा महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिए
उनकी तस्करी की रोकथाम के प्रावधान हैं। दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम वेश्यावृत्ति के उद्देश्यों से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की रोकथाम के लिए बनाया गया है। छठा, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा शादी के पहले या बाद में महिलाओं से दहेज और दहेज देना को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। सातवां, महिला लाभ अधिनियम जो 1961 में लागू हुआ। यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश प्रदान करता है ताकि बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके। इस गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म है। आठवां, गर्भावस्था अधिनियम 1971 के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की या किसी बीमारी की हालत में मानवीय और चिकित्सक आधार पर 24 सप्ताह तक गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई है। नौवां अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में लागू हुआ। यह अधिनियम कहता है कि किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जाएगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को रोकना है। 10वां, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व या प्रतिषेध अधिनियम जो 1986 में लागू हुआ। यह अधिनियम महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन लेखन या पेंटिंग किसी अन्य तरीके से महिलाओं को अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है। 11वां है सती रोकथाम अधिनियम। यह अधिनियम सती प्रथा का अर्थ पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरन चिता में जलाना का देश के किसी भी भाग में प्रचलन या उसके महिमा मंडन को अपराध घोषित करना है। किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 12वां, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसार सरकार ने इस आयोग का गठन महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी अधिकारों और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने के लिए किया गया था। 13वां, घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 में लागू हुई। इसके द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार के घरेलू हिंसा, शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक हिंसा से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्व्यवहार का शिकार हो चुकी है या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही है। 14, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 के आधार पर इस अधिनियम में सार्वजनिक और निजी, संगठित या असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न की सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। उन्हें अपने अधिकारों के ज्ञान के आधार पर उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही करके अंत करते हैं। धन्यवाद।